वेलकम टू जेपीडीआईएस। तो हम सॉल्व कर रहे हैं विवेक सर की इकोनॉमी जो इको 450 है प्रीलिम्स 2024 के लिए। ओके, तो इस ईयर प्रीलिम्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे करके जाना। आपके सारे कॉन्सेप्ट तो पहली बात रिवीजन हो जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट का रिवीजन हो जाएगा इसमें। और सेकेंड थिंग कि आपको पीवाईक्यू सॉल्व, इसमें पीवाईक्यू भी इंक्लूड है, तो पीवाईक्यू सॉल्व करने का तरीका और एक लेवल भी डेवलप हो जाएगा। ओके, तो हम 80 क्वेश्चन तक लास्ट वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं, तो 81 से स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा 81 क्वेश्चन है जो कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। तो ये एफएसआईबी के बारे में बताना है जो कॉन्स्टिट्यूट हुआ है या इस्टेब्लिश हुआ है 2022 में। तो अब मैं कहूँ कि इस पे यूपीएससी ने 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछ चुका है यूपीएससी। तो आप कहोगे कि कॉन्स्टिट्यूट जब 2022 में हुआ तो कैसे? क्योंकि जो ये एफएसआईबी है ना, इसने रिप्लेस किया है इसको बैंक बोर्ड ब्यूरो को। ओके, और बैंक बोर्ड ब्यूरो जो था वो कोई स्टेचुटरी बॉडी नहीं था। तो अब ये एफएसआईबी एक स्टेचुटरी बॉडी है, तो इसने बैंक बोर्ड ब्यूरो को रिप्लेस कर दिया है। तो अब यहाँ पर इतना समझ लीजिए, जो काम बैंक बोर्ड ब्यूरो का था ना, वही एफएसआईबी का है। मतलब कुछ चेंज नहीं हुआ है, बस स्टेचुटरी बैकअप एफएसआईबी को दे दिया गया है जो बैंक बोर्ड ब्यूरो के पास नहीं था। तो अब ये सिंपल सी बात है कि जो गर्लफ्रेंड थी वही वाइफ है। ओके, तो सिंपल से अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले एक बार ये देख लीजिए कि जो बैंक बोर्ड ब्यूरो का काम था ना, क्या काम था उसका। जो पब्लिक सेक्टर बैंक है या पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज है या पब्लिक सेक्टर के जो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ना, जैसे नबार्ड हो गया, सिडबी हो गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक हो गए, या फिर हमारा नेशनल हाउसिंग बैंक हो गया, तो ये ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। क्यों ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? क्योंकि इनका जो फॉर्मेशन हुआ है ना, नबार्ड सिडबी वगैरह का, इन सब का फॉर्मेशन पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा हुआ है, तो इनको ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहते हैं। और ये नॉन बैंक है। ओके, तो ये नॉन बैंक इंस्टीट्यूशन है। ओके, तो हम सॉल्व करते हैं। तो इन सब के जो चेयरमैन है या होल टाइम डायरेक्टर है या नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है, उन सबको सिलेक्ट करेगा ये एफएसआईबी। ओके, चेयरमैन या होल टाइम डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, फाइनेंशियल जो पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज है, उनको ये सिलेक्ट करता है। तो ये क्या करता है, ये रिकमेंड करता है इन सबके चेयरमैन और डायरेक्टर को। और जो फाइनल अपॉइंटमेंट है ना, वो किसके द्वारा होता है? तो कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट, जो कि चेयर किया जाता है हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। हमको पता होना चाहिए कि यहाँ पर 8 कैबिनेट कमेटी टोटल है। कितनी? 8 कैबिनेट कमेटी होती है, जिसमें से जो 6 कैबिनेट कमेटी होती है वो हमारे पीएम साहब चेंज कर, मतलब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा चेयर किया जाता है। और 2 कैबिनेट कमेटी आई थिंक होम मिनिस्टर चेंज कर, मतलब चेयर करते हैं, या इसके चेयरमैन होम मिनिस्टर होते हैं। तो 6 जो कैबिनेट कमेटी है, इसके बारे में हम अभी देखेंगे। तो ये याद रखना कि ये रिकमेंड करता है, और जो फाइनल अपॉइंटमेंट होता है वो कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट, जो कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेड किया जाता है। तो ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व इसी के बेसिस पे। तो हमारा थर्ड से हम स्टार्ट करेंगे। ये कहता है कि इट हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द रेगुलेशन है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो मैंने बता दिया कि इसके लिए एक एक्ट पास हुआ है, एफएसआईबी एक्ट। ओके, तो ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर नहीं आता। अब यहाँ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आ गया, तो एक बात मैं आपको बता दूं कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है ना, वो एसएलआर डिफाइन करता है। एसएलआर जो हमारा होता है, स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो होता है, लिक्विडिटी रेशियो, वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत लाया गया है। तो ये याद रखना, ये मतलब ये आ गया तो मैं इसलिए बता रहा हूँ। तो ये आप याद रखना। ये और जो बैंक का मर्जर होता है, जो आरबीआई मतलब मर्जिंग करता है बैंक का, या आरबीआई मतलब किसी के ऊपर जो प्रोक्रेप्टिव एक्शन लगाता है, तो जितना भी रेगुलेशन होता है ना शेड्यूल कमर्शियल बैंक वगैरह का, वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर आरबीआई को पावर होती है। ओके, तो ये थर्ड तो हमारा गलत है, क्योंकि एफएसआईबी का अलग ही एक्ट आया हुआ है और उसके एक्ट के तहत ये बॉडी फॉर्म हुई है। सेकंड क्या कह रहा है?
इट हेल्प पब्लिक सेक्टर बैंक इन डेवलपिंग स्ट्रेटजी एंड कैपिटल रेजिंग प्लान्स। ओके, मतलब ये तो एक मतलब सिंपल सी मतलब एक पॉजिटिव स्टेटमेंट की हेल्प करता है क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक को कैपिटल रेज करने में या लोन लेने में वगैरह में। तो ये सिंपल सा पॉजिटिव स्टेटमेंट, ये सही है क्योंकि बैंक बोर्ड ब्यूरो के मतलब ये बैंक बोर्ड ब्यूरो या एफएसआईबी हो गया, अगर ये चेयरमैन को सिलेक्ट करता है या एडवाइस करता है तो इसका ये भी एक ये एडवाइजरी फंक्शन है। ओके, और फर्स्ट कह रहा है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ हेड्स इन पब्लिक सेक्टर एंड फाइनेंशियल। मैंने बता दिया कि जो पब्लिक सेक्टर या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं उनका हेड, चेयरमैन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, होल टाइम डायरेक्टर, इन सब को ये एडवाइस देता है। यहाँ रिस्पॉन्सिबल मतलब विवेक सर की ऊपर में यहाँ पर ये थोड़ा टर्म वैसा लगता है तो यहाँ पर आप एडवाइस लिख सकते हो। ओके, तो ये एडवाइस देता है और जब ये एडवाइस जाता है कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट तो वहां पर जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा चेयर किया जाता है वो फाइनल अपॉइंटमेंट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा 1 and 2 ओनली करेक्ट है। ओके ओके, अब हम देखते हैं 82 क्वेश्चन। बने रहना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ अगर आपने सॉल्व किया ना तो आप जब प्रीलिम्स में बैठेंगे एग्जाम टाइम में आपको सीरियसली लगेगा कि मतलब आपको किसी क्वेश्चन में ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ मैं मतलब ये टॉपिक मुझसे मतलब नहीं आता या बिल्कुल ब्लैंक हो रहा हूँ। आपको पता ही होगा क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट ऑल दी कॉन्सेप्ट आर रिवाइज्ड। ओके, तो अब हम देखते हैं सेकेंड 82 क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फाइनेंशियल सेम फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन बेरू। सेम क्वेश्चन आ गया, देखते हैं। इट सिलेक्ट द चीफ ऑफ LIC, नबार्ड एंड पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। यस, मैंने बताया कि ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, LIC हो गया, पेंशन बोर्ड हो गया, पब्लिक सेक्टर पेंशन कंपनीज हो गई या फाइनेंशियल पब्लिक सेक्टर बैंक हो गई। इन सब के चेयरमैन, डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर ना और जो होता है नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, इन सबको ये सिलेक्ट करता है या फिर एडवाइस करता है मोस्टली, ये कह सकते हो आप। तो नबार्ड क्या है, एक ऑल इंडिया 1 मिनट ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। करंटली कितने ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो 5 है। कौन कौन से हैं, पहले हमारा हो गया एक्सपोर्ट इंपोर्ट, लिख सकते हो। फिर ये नबार्ड तो एक है ही हमारा। ओके, और हमारा क्या है, नेशनल हाउसिंग बैंक, और क्या है, नेशनल नेशनल बैंक फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ओके, यानी BFID। ओके, और क्या है हमारा, सिडबी। तो ये 5 जो है हमारा ये ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। 1 मिनट। ओके, सो ये सब हमारे ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो इन सबको पता होना चाहिए। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट इस रिगार्डिंग तो सही है। सेकेंड देखते हैं, द पर्सन सिलेक्टेड बाय द FSIB रिक्वायर अप्रूवल ऑफ अपॉइंटमेंट कमेटी ऑन ऑफ द कैबिनेट, जो कि चेयर किया जाता है PM के द्वारा, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ये चेयर की जाती है। कितनी कैबिनेट कमेटी होती है, तो यहाँ पर 8 कैबिनेट कमेटी टोटल है और ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और इनका जो मेंशन है ना वो रूल एंड बिजनेस ऑफ मतलब हाउसेस जो 1969 है उसके अंडर इनका मेंशन है। ओके, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी नहीं होती है और इनका मेंशन रूल एंड बिजनेस हाउसेस 1969 में इनका मेंशन है। ओके, और 8 टोटल कैबिनेट कमेटी होती है। 8 में से जो 6 हैं उनका चेयरमैन जो होता है या उनकी जो हेडेड की जाती है, हेड जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर जी होते हैं और 2 जो होती है वो होम मिनिस्टर जी होते हैं। ओके, तो 6 कौन कौन सी है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी चेयर करते हैं, देखते हैं हम। मैं नाम आपको बोल रहा हूँ, आप देख रहे हैं ना। तो एक है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर जो हमारा MSP फाइनल करता है। ओके, सेकेंड है हमारा कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ। ओके, एक ये हो गया। फिर थर्ड है कैबिनेट कमेटी ऑन स्किल डेवलपमेंट, एक है। ओके, और फिर क्या है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी,
ये सब हमारी कमेटी जो है वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा चेयर की जाती है। ओके, तो ये सब याद रखना। और एक और बचा है, वो क्या है, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स। ओके, तो ये हो गई हमारे 6 कैबिनेट कमेटीज जो चेयर की जाती है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। और जो हमारे होम मिनिस्टर चेयर करते हैं वो कौन सी कमेटीज है? एक है हमारा कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड अदर इज एकोमोडेशन। कैबिनेट कमेटी ऑन एकोमोडेशन जो हमारा चेयर किया जाता है, ओके, होम मिनिस्टर के द्वारा। तो ये सब पता होना चाहिए बिल्कुल से। ओके, तो दोनों हमारा इसमें सही हुआ, क्योंकि हमको पता है ये चेयरमैन और हेड को सिलेक्ट करता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के। और सेकंड कह रहा है द पर्सन सिलेक्टेड बाय द एफएसआईबी ऑफ कोर्स रिक्वायर द कैबिनेट कमेटी अपॉइंटमेंट अप्रूवल। ओके, तो यहाँ पर हमारा दोनों सही हो जाएगा। ओके ओके, तो अब हम देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन। 83 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंश्योरेंस कवर प्रोवाइडेड टू डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन। तो हमारे डीआईसी जीसी के बारे में बताना है, जो कि इंश्योरेंस प्रोवाइड कराता है डिपॉजिट पे। ओके, तो पहली बात हम देख लेते हैं कितना डिपॉजिट पे ये कितना इंश्योरेंस प्रोवाइड कराता है। तो अभी जो है वो अप टू 5 लाख है। आपको अगर 5 लाख तक अगर कोई बैंक मतलब फेल हो गया तो आपको 5 लाख तक अमाउंट रिटर्न करेगा ये डीआईसीजीसी। इस 5 लाख तक इंश्योरेंस होता है पर पर्सन पर बैंक। मतलब अगर आपका अगर 5 लाख एसबीआई में है और 5 लाख आपको एक्सिस में मान लेते हैं, ओके, तो आपको दोनों जगह से रिटर्न होगा। ऐसा नहीं कि आपको 5 लाख ही रिटर्न होगा, और ये पर पर्सन है, ओके, पर बैंक के हिसाब से। तो यहाँ पर हमारा ये याद रखना। और अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम इस सॉल्व करते हैं। ये कह रहा है कि ऑल कमर्शियल बैंक एंड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैव टू रजिस्टर विद डीआईसीजीसी फॉर प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस टू डिपॉजिटर्स। इट इज करेक्ट। जितने भी कॉमर्शियल बैंक है या कोऑपरेटिव बैंक है उनको डीआईसीजीसी के अंडर रजिस्टर करना पड़ेगा, और उनको प्रीमियम भी देना पड़ता है डिपॉजिट पे। और वो प्रीमियम जो है याद रखना, वो डिपॉजिटर पर वो पास नहीं कर सकते बैंक। ओके, तो फर्स्ट तो हमारा इसमें करेक्ट हो गया। सेकंड देखते हैं, आरबीआई इनकस द इंश्योरेंस प्रीमियम बर्डन। मैंने बता दिया बैंक को प्रीमियम देना पड़ता है, वो इवन दे कैन नॉट कीप द बर्डन ऑन द डिपोजिटर्स और प्लेस द burden on the depositor. They have to बैंक have to pay the premium on self. तो टू तो इनकरेक्ट होगा इस हिसाब से। आरबीआई इंश्योरेंस प्रीमियम, और वैसे भी देखो आरबीआई क्यों इंश्योरेंस प्रीमियम देगा, मतलब बैंक के पास डिपॉजिट है तो आरबीआई क्यों इंश्योरेंस प्रीमियम देगा। ओके, गवर्नमेंट इनकर्स द इंश्योरेंस प्रीमियम बर्डन। मैंने बता दिया बैंक ही इनकर्स करते हैं, गवर्नमेंट इनकर्स नहीं करता। गवर्नमेंट तो कैपिटलाइजेशन भी आपके टाइम पे नहीं कर रहा है। वो कह रहा है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है या फिर जो भी बैंक है वो अपना खुद का ख्याल, अपने फाइनेंशियल स्टेटस का ख्याल रखे। तो ये तो वैसे भी मतलब एक मैं आपको सोचने का वो दे दे रहा हूँ कि कैसे आप सोच सकते हो। ओके, और ये फोर क्या कह रहा है, डीआईसीजीसी जो है प्रोवाइड इंश्योरेंस ओनली इन केस द बैंक हैज गॉन बैंकरप्ट। ऐसा नहीं है। जिस दिन मतलब जैसे कि कोई बैंक रन की सिचुएशन आ गई, जैसे बैंकरप्ट से पहले जब बैंक इंसॉल्वेंट हो जाता है, बैंक रन की सिचुएशन आ जाती है, जिस दिन आरबीआई रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि आप कितना अमाउंट तक अपना डिपॉजिट निकाल सकते हो। क्योंकि बैंक रन के सिचुएशन में क्या होता है कि एवरी डिपोजिटर्स वांट टू विड्रॉ देयर ऑन मनी। ओके, तो सभी डिपॉजिट अपना डिपॉजिट वापस लेने जाते हैं। तो इस सिचुएशन में आरबीआई क्या करता है, मेरिटोरियम लगा देता है कि आप मतलब डिपॉजिट इतना, जैसे आपका 5 लाख है तो एवरी पर्सन वो कहेंगे कि आज 2000 तक ही ले सकते हैं। ओके, तो इस सिचुएशन में अगर वो सिचुएशन भी आ गई जिस दिन आरबीआई ने मेरिटोरियम
लगाया, इम्पोज किया उस बैंक रन, जिस बैंक में हुआ है उस बैंक पे, फ्रॉम उसी दिन से ना 90 डेज के अंदर जो डीआईसीजीसी होगा उसको 5 लाख का इंश्योरेंस डिपोजिटर को देना पड़ेगा, 5 लाख तक। तो ये याद रखना। ओके, तो ये तो हमारा 4 भी इनकरेक्ट हो गया, 4 भी इनकरेक्ट होगा, क्योंकि बैंकरप्ट की सिचुएशन है, इवन इंसॉल्वेंट की सिचुएशन पे भी वो कर देता। और अगर आपको बैंकरप्ट और इंसॉल्वेंट के बीच डिफरेंस नहीं पता है तो गूगल कर लीजिए, क्योंकि बिल्कुल से हाथ पे हाथ रखना भी बहुत गलत है। तो इसमें ओनली 1 आर करेक्ट। ओके, अब हम देखते हैं 84 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पेमेंट बैंक्स। तो पेमेंट बैंक के बारे में हमको बताना है। तो पेमेंट बैंक के बारे में पहले कुछ हम सिंपल थिंग देख लेते हैं जो यूपीएससी ने बहुत बार रिपीट किया है। तो पहली बात देख लीजिए, जो पेमेंट बैंक होता है ना, वो टाइम डिपॉजिट नहीं ले सकते। निगेटिव वाले पहले देख लेते हैं। तो वो टाइम डिपॉजिट नहीं अलाउ है पेमेंट बैंक को। सेकेंड, ये लोन नहीं दे सकते। ओके, तो कहोगे टाइम, और एक बात ये याद रखना, टाइम डिपॉजिट नहीं ले सकते, बट दे कैन टेक डिमांड डिपॉजिट। और कितने तक, वो भी लिमिट है। इतना ही याद रख लोगे कि लिमिट है। लिमिट है वो जो है वो 2 लाख तक है। मतलब वो 2 लाख तक डिमांड डिपॉजिट ले सकते हैं, बट टाइम डिपॉजिट नहीं ले सकते। ओके, और वो लोन नहीं दे सकते। तो इतना पहले आप याद रख लोगे, और इसको माइंड में रखते हुए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर कह रहा है कि दे कैन ओपन डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट तो ओनली मतलब ओपन कर सकते हैं, बट टाइम डिपॉजिट नहीं कर सकते। तो ये हमारा इनकरेक्ट हो गया। सेकंड कह रहा है दे आर सेटअप एज अ डिफरेंशिएटेड बैंक्स। यस, दैट इज करेक्ट। ओके, तो वो डिफरेंशिएटेड बैंक के एक कैटेगरी होती है बैंक, कॉमर्शियल बैंक में डिफरेंशिएटेड बैंक, उसके थ्रू सेटअप हुए। डिफरेंशिएटेड बैंक का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, डिफरेंशिएटेड बैंक वो बैंक होते हैं जो स्मॉल बैंक होते हैं। स्मॉल बैंक इन द सेंस दैट कि वो सारे फंक्शन तो आरबीआई के जितने भी बैंकिंग फंक्शन है, जितने भी बैंकिंग फंक्शन होते हैं वो सारे इंजॉय नहीं करते। एंड मोर ओवर उनको या तो कोई जोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन होता है, या कोई टेक्निकल रिस्ट्रिक्शन होता है, या रेगुलेशन होता है, उन पर रिस्ट्रिक्शन होता है। तो उनको डिफरेंशिएटेड बैंक कहते हैं। ओके, तो इतना ही याद रखो। डिफरेंशिएटेड बैंक कौन कौन से हैं देख लेते हैं एक बार। कौन कौन से कैटेगरी के बैंक को हम डिफरेंशिएटेड बैंक में रखते हैं। तो डिफरेंशिएटेड बैंक हो गया जाएगा हमारा स्मॉल फाइनेंस बैंक। ओके, क्योंकि इनको जियोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन होता है। फिर डिफरेंशिएटेड बैंक कौन से हो जाएंगे हमारे, आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक। ओके, इसमें भी इनको भी रिस्ट्रिक्शन होता है ज्योग्राफिकल। ओके, और थर्ड मैंने क्या बताया, पेमेंट बैंक। तो ये सब आप याद रखना, देज आर ऑल थ्री आर द डिफरेंशिएटेड बैंक कैटेगरी। ओके, हो सकता है कुछ टाइम ज़्यादा लगे क्योंकि मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ, तो आप बोर मत होइएगा। अभी फास्ट करेंगे, अभी स्टार्टिंग है तो थोड़ा एनर्जी ज़्यादा है, तो इसलिए ज़्यादा कर रहे हैं। ओके, तो ये हमारा सही है, 2 तो सही है। थर्ड कह रहा है दे मे एक्ट एज अ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट फॉर अदर बैंक। यस दे कैन, मतलब ये जो हमारे पेमेंट बैंक है ना, वो किसी, अब ये मान लीजिए कि जो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक है या कोई कॉमर्शियल बैंक है, ये तो उसके साथ ये टाई अप करके उनका चाहे क्या कहते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी हो गई या फिर उनका डिपॉजिट का कोई स्कीम हो गई, वो सेल कर सकते हैं। तो ये करेक्ट है, वो टाई अप कर सकते हैं बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट फॉर अदर बैंक। ओके, फोर कह रहा है दे विल प्रोवाइड पेमेंट रेमिटांसेस सर्विस टू माइग्रेंट लेबर वर्कफोर्स एंड स्मॉल बिजनेस। यही तो ऑब्जेक्टिव था कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके लिए, मतलब उनको सेविंग को प्रमोट करना उनके अंडर, और उनको वो रेमिटांसेस ट्रांसफर करने के लिए जो दूर काम कर रहे हैं तो वो अपना सैलरी ट्रांसफर कर सके अपने घर। यही इसका ऑब्जेक्टिव था, मेन ऑब्जेक्टिव पेमेंट बैंक को लाने का, आरबीआई का। तो ये 2, 3 एंड 4 करेक्ट है, 1 इनकरेक्ट है। तो 1 जैसा इनकरेक्ट होगा ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा। तो ये सब आप ध्यान में रखना। ओके ओके, तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 85 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। कह रहा है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो फर्स्ट कह रहा है इट अलाउ डिमांड एंड फिक्स्ड डिपॉजिट। यहाँ पेमेंट बैंक लिखा हुआ है और पेमेंट बैंक से आपको तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए कि पेमेंट बैंक तो फिक्स्ड डिपॉजिट ले ही नहीं सकते। फिक्स्ड डिपॉजिट क्योंकि टाइम डिपॉजिट के अंडर आता है। फिक्स्ड डिपॉजिट हो या फिर रिकरिंग डिपॉजिट हो, ये दोनों टाइम डिपॉजिट के अंडर आते हैं। ओके, तो ये दोनों तो अलाउ ही नहीं है पेमेंट बैंक को। तो चाहे वो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक हो या पेटीएम पेमेंट बैंक हो या एयरटेल पेमेंट बैंक हो, कोई भी पेमेंट बैंक हो, उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ये तो हमारा इनकरेक्ट हो गया। फिर कह रहा है इट अलाउ सेविंग एंड करंट अकाउंट बोथ। यस, क्योंकि ये जो सेविंग अकाउंट हो गया या करंट अकाउंट हो गया, ये दोनों डिमांड डिपॉजिट के अंडर आते हैं। ओके, तो ये दोनों अलाउ है। पेमेंट बैंक को अलाउ है तो इसको भी अलाउ ही होगा। और फिर क्या कह रहे हैं कि इट इज अ पब्लिक सेक्टर कंपनी, इट इज आल्सो करेक्ट। हाउ इट इज करेक्ट? ये पब्लिक सेक्टर कंपनी है। पब्लिक सेक्टर मतलब 100% किसके द्वारा ऑन की जा रही है? गवर्नमेंट के द्वारा या गवर्नमेंट के किसी एजेंसी के द्वारा। तो ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है जो हमारा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंडर। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो कि अंडर है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, तो ये सब याद रखना आप। तो हमारा 2 और 3 सही है और 1 इनकरेक्ट है इस सिलसिले में। ओके, तो अब हम देखते हैं आंसर। तो 2 और 3 करेक्ट हो जाएगा, 1 इनकरेक्ट था। ओके, तो उस हिसाब से 2 और 3 सी ऑप्शन इज करेक्ट। 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेटिंग अप ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक। ओके, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक बता दिया मैंने, ये डिफरेंशिएटेड बैंक कैटेगरी में आते हैं। ओके, तो एक बात याद रखना, ये पीवाईक्यू ही है। क्या है? पीवाईक्यू है। यूपीएससी में नहीं इसको पूछा है और ये पीवाईक्यू इंक्लूडेड है, तो हम अच्छे से सॉल्व करेंगे इसको। तो ये कह रहा है टू सप्लाई क्रेडिट टू स्मॉल बिजनेस यूनिट्स, दैट इज करेक्ट। यस, स्मॉल फाइनेंस बैंक जो बैंक है वो स्मॉल जो इंडस्ट्रीज है, जो रूरल इंडस्ट्रीज है, उनको क्रेडिट सप्लाई करने के लिए सेटअप किया गया। क्योंकि ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है ना, अगर आपको थोड़ा भी ध्यान हो तो 75% ऑफ लोन जो इनका जाता है वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में जाता है। ओके, तो ये याद रखना, 75% प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। और प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में हमको पता है क्या क्या होता है। वहाँ पर माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज भी होती है, और वहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर भी है, वहाँ पर व्हीकल सेक्शन भी है, वहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी भी है। तो मेनली आप याद रखना है कि माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज को ये सप्लाई करना क्रेडिट, इसका एक ऑब्जेक्टिव है। ओके, पर्पस यहाँ पर पूछा है ना, पर्पस क्या है, तो इसका पर्पस एक ये भी है। सेकंड कह रहा है टू सप्लाई क्रेडिट टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। यस, दैट टू आर करेक्ट। ओके, और थर्ड कह रहा है टू इनकरेज यंग एंटरप्रेन्योर टू सेट अप बिजनेस पार्टिकुलरली इन रूरल एरियाज। यहाँ पर देखिए आप, मतलब कोनोटेशन देखिए, मतलब कह रहा है पार्टिकुलरली इन रूरल एरिया। पहली बात तो ये मतलब कह रहा है बायस डेवलपमेंट। ओके, तो ऐसा तो कोई मतलब वही नहीं है कि हाँ पार्टिकुलर रूरल एरिया में बिजनेस सेटअप करने के लिए कोई बैंक लाएगा, ऐसा मतलब ये एक मतलब कह रहे हो कि डिस्क्रिमिनेशन के थ्रू होता है। तो ये तो हमारा निगेटिव कोनोटेशन हो। फिर यंग एंटरप्रेन्योर, यंग एंटरप्रेन्योर को रूरल एरिया में मतलब आप इसका कोटेशन देखिए। और फिर यहाँ पर ना बताया कि वे स्मॉल इंडस्ट्री या मीडियम या कुछ, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। ओके, तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें? 1 और 2। ओके ओके, तो आगे देखते हैं हम। अब एक बात याद रखना कि जो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं ना, इनको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है इन एरिया ऑफ ऑपरेशन। मतलब ये किसी मतलब इनका एरिया ऑफ ऑपरेशन मतलब ऑल इंडिया लेवल पर ये ऑपरेट हो सकते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक। ओके,
और जो एक बात और भी मैं बता दूं टाइम है तो, जो ये क्या बोलते हैं, जो हमारे पेमेंट बैंक होते हैं ना, जैसे कि देखो पेमेंट में स्मॉल फाइनेंस बैंक क्रेडिट भी दे सकता है लेकिन पेमेंट बैंक नहीं दे सकते। तो जो पेमेंट बैंक होते हैं वो अपने आप को क्या कर सकते हैं, मतलब अपने आप को चेंज कर सकते हैं किसमें, स्मॉल फाइनेंस, या अपग्रेड कर सकते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक में। अभी के लिए इतना ही, बाकी आप आगे से क्वेश्चन में आगे आगे देखते रहेंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोऑपरेटिव बैंक्स। तो ये कोऑपरेटिव बैंक के बारे में पूछ रहा है। ये कह रहा है ऑल कोऑपरेटिव बैंक्स आर अंडर डुअल रेगुलेशन ऑफ आरबीआई एंड गवर्नमेंट। दैट इज इनकरेक्ट हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ऑल ऑप्शन देखिए, तो ऑल कोऑपरेटिव बैंक आर नॉट अंडर डुअल रेगुलेशन। जैसे हमको पता है जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है ना, वो अंडर किसके है, ओनली आरबीआई के अंडर आता है। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक आरबीआई के अंदर आता है, तो वो ऑल कोऑपरेटिव बैंक डुअल रेगुलेशन, या फिर हो गया मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, वो भी ओनली आरबीआई के रेगुलेशन में आता है। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक आरबीआई के अंडर रेगुलेशन में आता है। तो वन इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग दिस। तो वन हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकेंड कह रहा है आरबीआई रेगुलेट द कोऑपरेटिव बैंक अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। यस, ऑल बैंक आर रेगुलेटेड बाय द आरबीआई अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो दैट इज करेक्ट। फिर कह रहा है, फिर देखना यहाँ पर ऑल, फिर ऑल कोऑपरेटिव बैंक्स आर सुपरवाइज्ड बाय नबार्ड। मैंने बता दिया कि नबार्ड के द्वारा तो ये नहीं सुपरवाइज किए जाते, क्योंकि कुछ जैसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हो गया, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हो गया, वो हमारा सुपरवाइज किए जाते हैं आरबीआई के द्वारा ही। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा आंसर जो हो जाएगा वो 2 ओनली करेक्ट होगा। ओके, ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है नबार्ड प्रोवाइड रीफाइनेंस टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जो नबार्ड है वो किस किस को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को रिफाइनेंसिंग प्रोवाइड कराता है। तो सबसे पहला थिंग्स आपको याद रखना है कि जो नबार्ड है ना, वो डायरेक्ट लोन नहीं देता, रिफाइनेंसिंग करता है। यूपीएससी आपको पूछ ले कि नबार्ड जो नेशनल एग्रीकल्चर बैंक है, नेशनल बैंक ऑन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, वो एग्रीकल्चर को लोन देता है, रूरल सेक्टर में लोन देता है। तो नहीं, ये रिफाइनेंसिंग करता है। मतलब जो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक है या जो बैंक है, उनको ये नबार्ड फाइनेंस प्रोवाइड कराएगा, और ये शेड्यूल कमर्शियल बैंक जाकर तब रूरल एरियाज में लोन देंगे। तो ये डायरेक्ट लोन नाबार्ड नहीं देता। तो इतना आप बिल्कुल गांठ बांध लो। ओके, तो नाबार्ड के रिफाइनेंसिंग के बारे में देखते हैं अच्छे से। फर्स्ट कह रहा है कि कमर्शियल बैंक को ये रिफाइनेंसिंग प्रोवाइड कराता है, बिल्कुल कराता है। रीजनल रूरल बैंक को कराता है भाई। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक, सो दैट इज आल्सो करेक्ट। नाबार्ड इसको भी रिफाइनेंसिंग देता है। और ये जो लैंड डेवलपमेंट बैंक है ना, लॉन्ग टर्म लोन देते हैं, लॉन्ग टर्म लोन देते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। ओके, तो ये रूरल एरियाज में लॉन्ग टर्म लोन ये लैंड डेवलपमेंट बैंक देते हैं। ओके, और ये कह रहा है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कंपनीज को भी रिफाइनेंसिंग करता है। तो दैट इज आल्सो करेक्ट। तो नाबार्ड सभी को, इन चारों को जो ऑप्शन में दिए सबको रिफाइनेंसिंग प्रोवाइड करता है। यूपीएससी से पूछ सकता है कि नाबार्ड दो प्रोवाइड द रिफाइनेंसिंग support to the commercial bank but it not provide the refinancing priority to एनबीएफसी। या वो कहता है कि नबार्ड, ये ऐसे भी पूछ सकता है कि नबार्ड रिफाइनेंसिंग एक्टिविटीज जो है वो प्रोवाइड करता है ओनली बैंक बट नॉन टू नॉन बैंक। नहीं तो नॉन बैंक को भी, जैसे एनबीएफसी जो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करेंगे या रूरल एरियाज के डेवलपमेंट में, उनको भी रिफाइनेंसिंग ये प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर हमारे चारों ऑप्शन करेक्ट है, और चारों मतलब काफी पॉजिटिव से स्टेटमेंट है। और नाबार्ड बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, तो आप ऐसे सोच सकते हैं तो प्रोवाइड तो करेगा ही करेगा। फिर 89 नंबर आप क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट।
ये पूछ रहा है कि नाबार्ड का फाइनेंस कहाँ से मिलता है, नाबार्ड को पैसा कहाँ से मिलता है सिंपल वे में। तो देखते हैं नाबार्ड को पैसा के कहाँ से मिलता है। ओके, ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर। ये कह रहा है नाबार्ड पैसा कहाँ से ले सकता है, आरबीआई से। यस, आरबीआई जो लॉन्ग टर्म या फिर जो रेपो ऑपरेशन है, तो उसमें आरबीआई नाबार्ड को पैसा देता है। और इनिशियल जब सेटअप हुआ था तब भी आरबीआई ने काफी पैसा दिया था नाबार्ड। ओके, तो ये चीज करेक्ट। बोरोइंग फ्रॉम द कमर्शियल बैंक, यस इट कैन बोरो फ्रॉम द कमर्शियल बैंक। ओके, फिर कह रहा है इशूइंग बॉन्ड व्हिच आर फुली सर्विस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यस इट इज करेक्ट। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये नाबार्ड बैंक बॉन्ड इशू करता है, सॉरी, जो नाबार्ड जो बॉन्ड इशू करता है मार्केट में लोन रेज करने के लिए या पैसा लाने के लिए, वो जो सर्विस है उसका जो प्रीमियम जो पे किया जाएगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे करेगी। और मोर ओवर ये एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स में आ जाता है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं क्यों नाबार्ड को अलाउ किया गया होगा, क्योंकि ये फिजिकल जो डेफिसिट है उसमें काउंट नहीं होगा। जो ये या फिजिकल लोन या जितना भी लोन गवर्नमेंट उठाती है, ये एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स काउंट नहीं होते। तो इस इट इज अलाउड टू नाबार्ड कि वो बॉन्ड इशू करके पैसा ला सकता है। फिर फॉरेन करेंसी बोरोइंग, यस फॉरेन से भी वो बोरो कर सकता है। तो ऑल आर करेक्ट। इवन दैट आपको पता होगा कि जितने कुछ जैसे हो गया वर्ल्ड बैंक हो गए या फिर हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, वो भी इसको फंड प्रोवाइड करा सकते हैं कोई जैसे स्कीम इम्प्लीमेंटेशन में या फिर किसी रूरल सेक्टर डेवलपमेंट में। तो भाई ये याद रखना। तो इसमें तो चारों से नाबार्ड पैसे ला सकता है। ओके, तो ऑल ऑफ दी अबव वुड बी करेक्ट। फिर देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मुद्रा बैंक। ओके, मुद्रा बैंक, तो मुद्रा बैंक को आप याद रखना कि मुद्रा बैंक भी जैसे नाबार्ड रिफाइनेंसिंग करता है, डायरेक्ट लोन नहीं देता, वैसे मुद्रा बैंक भी रिफाइनेंसिंग एक्टिविटीज ही करता है, डायरेक्ट लोन नहीं देता। ये सब ट्रेप है, इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ये ट्रेप जो है यूपीएससी डालता रहता है, डायरेक्ट या फिर वगैरह, तो ये ट्रेप आपको पता होना चाहिए। तो ये रिफाइनेंसिंग एक्टिविटीज करता है। और एक और भी मुद्रा बैंक पे याद रखना जो आपको बहुत कंफ्यूज करेगा कि मुद्रा बैंक नॉन एग्रीकल्चर लोन ही देता है। वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ये लोन नहीं देता मुद्रा बैंक। मतलब आपको मतलब ये कंफ्यूजिंग हो सकता है कि क्यों एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं देगा, और आप करेक्ट इनकरेक्ट मार देंगे। लेकिन ये सही है कि ये नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर मतलब ओनली बिजनेस एंटिटीज को ये लोन देगा। ठीक है? तो ये दो पॉइंट आप याद रखिए, बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस ट्रैक में मिलेंगे। तो देखते हैं। फर्स्ट कह रहा है इट प्रोवाइड्स डायरेक्ट लेंडिंग टू स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स। यहाँ कह रहा है डायरेक्ट, मैंने बताया रिफाइनेंसिंग एक्टिविटीज करता है, तो डायरेक्ट लोन देने की तो बात ही नहीं हो सकती। ओके, तो वन इज इनकरेक्ट। फिर सेकेंड कह रहे हैं मुद्रा लोन्स आर अवेलेबल टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। मैंने बताया नॉन एग्रीकल्चर लोन है, ये नॉन एग्रीकल्चर रिफाइनेंसिंग प्रोवाइड कराता है। तो ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा ये भी, क्योंकि फार्मर्स। फिर थर्ड कह रहा है मुद्रा लोन इज अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग एंड सर्विस सेक्टर, नॉन एग्रीकल्चर है, तो ये हमारा करेक्ट। तो आपने देखा कि ट्रेड कैसे फंसा रहे हैं। ओके, तो ये थर्ड हमारा इनमें करेक्ट हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब स्पीड थोड़ा बढ़ाएंगे, तो आप ध्यान बिल्कुल आपका कंसंट्रेशन बढ़ना चाहिए, क्योंकि टाइम हो गया स्पीड बढ़ाने का, काफी क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। तो कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल हाउसिंग बैंक। नेशनल हाउसिंग बैंक क्या है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, मतलब ये पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत फॉर्म हुआ है। ओके, तो एनएचबी के बारे में हमको बताना है। ये कह रहा है नेशनल हाउसिंग बैंक रेगुलेट हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। नो, इट इज इनकरेक्ट। पहले ये रेगुलेट करता था, बट 2019 से हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो रेगुलेट करने जा रही है वो आरबीआई के द्वारा किया जा रहा है। तो याद रखना कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को कौन रेगुलेट कर रहा है, आरबीआई कर रहा है। तो ये हमारा इनकरेक्ट हो गया। सेकंड कह रहा है नेशनल हाउसिंग बैंक इज ओन्ड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रेगुलेटेड बाई आरबीआई। तो ये कह रहे हैं नेशनल हाउसिंग बैंक जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करती है, तो इट इज करेक्ट।
देखो एक बात याद रखो कि नेशनल हाउसिंग बैंक जो सेटअप किया गया था तब तब वो आरबीआई के अंडर सेटअप किया गया था, सब्सिडरी ऑफ आरबीआई था वो। बट ये 2019 में नेशनल हाउसिंग बैंक का शेयर जो है वो ट्रांसफर कर दिया गया गवर्नमेंट को। बट अभी भी वो नेशनल हाउसिंग बैंक जो है वो रेगुलेट किया जाता है आरबीआई के तहत, क्योंकि आरबीआई नॉन बैंक और बैंक दोनों को रेगुलेट करती है। तो टू तो हमारा करेक्ट है। तेज बोल रहा हूँ, फास्ट है, बट आप कंसंट्रेशन बनाए रहेंगे तो सही होगा। थर्ड कह रहा है नेशनल हाउसिंग बैंक प्रोवाइड्स डायरेक्ट फाइनेंस। यहाँ पर ये भी इसके बारे में भी याद रखना कि ये रिफाइनेंसिंग देता है, डायरेक्ट फाइनेंस नहीं देता। तो थर्ड इज इनकरेक्ट। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ओनली, टू ओनली। ओके, अब देखते हैं 92 क्वेश्चन। Which of the following statement are true regarding housing finance companies? तो पहले नेशनल हाउसिंग बैंक आ गया, अब हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज आ गए। तो अब देखते हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी आर अंडर डायरेक्ट रेगुलेशन ऑफ आरबीआई। यस, इट इज करेक्ट, क्योंकि अब हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को पहले नेशनल हाउसिंग बैंक रेगुलेट करता था, बट अब नेशनल हाउसिंग बैंक गवर्नमेंट को ट्रांसफर हो चुका है। तो अब जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है वो आरबीआई रेगुलेट करता है उनको। तो फर्स्ट चीज क्या है? फिर कह रहा है जो ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है आर कैटेगरी ऑफ नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। यस, ये बैंक तो नहीं है ना हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, एनबीएफसी की कैटेगरी में आती है। तो और हमको यहाँ एनबीएफसी मतलब ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। 1 मिनट, वुड बी डिलीट। यस, तो ये ऑल इंडिया फाइनेंस, तो इसमें हमारा दोनों सही था। ओके, तो हमारा क्या होगा? दोनों सही होगा। तो आप ध्यान में रखना इसको। 93 नंबर क्वेश्चन देते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पीयर टू पीयर लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स इन इंडिया। तो ये पीयर टू पीयर लैंडिंग मतलब ये फिनटेक कंपनीज होती है, याद रखना इसे। जो क्या करती है, इनका काम क्या होता है, ये पेयर करती है किसका किसका, बोरोअर और लेंडर्स का। मतलब इधर से जैसे ये मान लीजिए आपका एसबीआई हो गया और इधर इंडस्ट्री हो गई, मान लीजिए कौन सी इंडस्ट्री, रिलायंस हो गई। तो इन दोनों को मिलाने वाली जो कंपनीज होगी ये एक ऐसा होगा। तो ये पीयर टू पीयर लेंडिंग एक्टिविटीज ये कहलाते हैं जो फिनटेक होते हैं इजीली। ओके, तो इससे आप अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो दे आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई एज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल। यस, पीयर टू पीयर जो फिनटेक कंपनी होती है वो एनबीएफसी के अंडर आती है। तो ये हमारा सही है। फिर दे कैन लैंड ऑन देयर ऑन, नहीं वो अपना पैसा नहीं, पेयर टू पेयर लैंडिंग तो लेंडर और बोरोवर का केवल मिला देती है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है ये एक ओनली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ओके, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। फिर कह रहे दे प्रोवाइड क्रेडिट गारंटी। भाई ये क्यों क्रेडिट गारंटी प्रोवाइड कराएंगे जब ये ना लैंडिंग कर रहे हैं ना कुछ, ये तो केवल मिला रहे हैं दो लोगों को, पिछड़े हुए मेल करा रहे हैं। तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। और एक बात याद रखना कि कोई भी लेंडर और क्रेडिटर जो होगा वो कैश में लोन नहीं दे सकता और ना कैश में लिया जाएगा। तो नो कैश इज अलाउड। ओके, ओके, तो कोई भी इंश्योरेंस भी और कोई गारंटी नहीं प्रोवाइड की जाती जाती है इन प्लेटफॉर्म के द्वारा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा, कि अगर बैंक का कोई लॉस हुआ तो ये भरपाई मतलब ये उसका भरपाई करेंगे। तो इट इज इट करेक्ट। तो हम देखते हैं इसका ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, और ये याद रखना जो पीयर टू पीयर लेंडिंग कंपनी है उनको सोशल मतलब इनको सोशल लेंडिंग या क्राउड लेंडिंग कहते हैं। क्राउड लेंडिंग मतलब एक तरफ सारे बैंक मतलब लेंडर आ जाएंगे, एक तरफ सारे बोरोवर आ जाएंगे और ये प्लेटफॉर्म हो जाएगा पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म। तो इसलिए इसे क्राउड लेंडिंग भी कहते हैं। तो बस भाई बहुत ज्यादा हो गया, जल्दी जल्दी करते हैं और स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। ओके, तो अब हम 94, ये कह रहा है एनबीएफसी रेज दियर रिसोर्सेज फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब एनबीएफसी जो होते हैं वो कहाँ से अपने रिसोर्स ला सकते हैं। ओके, तो हम देखते हैं। तो आप इस क्वेश्चन में नबार्ड को ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि नबार्ड भी ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो नॉन बैंक में आता है, तो एनबीएफसी की तरह उसे सोच सकते हैं। तो अब हम देखते हैं।
क्या कह रहा है फर्स्ट ऑप्शन की लोन फ्रॉम बैंक्स। यस, ये लोन एनबीएफसी लोन मतलब बैंक से ले सकते हैं, चाहे कमर्शियल पेपर इशू करके। ओके, तो और सेकंड कह तो फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड कह रहा है बाई इशुएंस ऑफ बॉन्ड्स इन द फाइनेंशियल मार्केट। बॉन्ड तो इशू ही कर सकते हैं भाई, बैंक भी इशू कर सकते हैं बॉन्ड, और नॉन बैंक भी कर सकते हैं। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, यस फाइनेंस जो मैंने बताया वो, या प्रोमिसरी नोट हो गया या कमर्शियल पेपर हो गया, वो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट ही होते हैं, तो वो इशू करके ये फाइनेंस या रिसोर्स या लोन ले सकते हैं। फिर फोर कह रहा है थ्रो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। यस, आरबीआई ने अलाउ कर रखा है कि कुछ एनबीएफसी जो है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा सारे ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। याद रखना, यूपीएससी कंफ्यूज कर सकता है। 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो 95 नंबर क्वेश्चन कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्क फैक्टर फॉर एनबीएफसी इन देयर लैंडिंग प्रोसेस। मतलब उनका रिस्क क्या होता है एनबीएफसी में जब एनबीएफसी कोई लोन प्रोवाइड कराते हैं। तो फर्स्ट कह रहा है कि रिलाइंग ऑन शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग टू फंड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। यस, देखिए जो अगर कोई मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एनबीएफसी है, ओके, तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए जो लोन जाएगा वो तो बहुत लंबे टाइम के लिए जाएगा ना। बट अगर मान लीजिए एनबीएफसी ने जैसे किसी बैंक से लोन लिया तो ज्यादा से ज्यादा क्या 2-3 साल, बट इंफ्रास्ट्रक्चर में कम से कम 15-20 साल लगते हैं ना कंप्लीट होने में। तो इसी हिसाब से लोन जो इसको मतलब मिलता है, या इसको जो डिपॉजिट आते हैं या भी जो इसके रिसोर्स का जो वे है वो तो शॉर्ट टर्म है, बट इसका जो फाइनेंसिंग वे है वो लॉन्ग टर्म है, या इन्वेस्टमेंट वे जो है वो लॉन्ग टर्म है। ओके, तो ये तो हमारा करेक्ट है। फिर सेकंड कह रहा है एसेट लायबिलिटी मिसमैच। ओके, तो यहाँ पे ये मतलब पूछ रहा है कि एनबीएफसी का रिस्क फैक्टर क्या है या चैलेंजेस क्या है एनबीएफसी का। तो यस, एसेट लायबिलिटी मिसमैच भी होता है। कैसे? जो एसेट क्या होता है किसी भी बैंक का या कंपनी का, एसेट क्या है जिससे वो कुछ जनरेट करता हो, जिससे उसको बेनिफिट होता है। तो यहाँ पर एनबीएफसी का एसेट क्या है, जो एनपीएफसी ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसको एसेट करेंगे। और लाइबिलिटी क्या है एनबीएफसी की, जो एनबीएफसी ने किसी से ले रखा है, मतलब जो रिसोर्सेस ले रखे हैं बैंक से या मार्केट से। तो इन दोनों का मिसमैच है। कैसे मिसमैच है? क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट हो रहा है, बट जो फाइनेंस प्रोवाइड हो रहा है एनबीएफसी को वो शॉर्ट टर्म के लिए है। तो इन दोनों का मिसमैच हो गया, तो इट इज करेक्ट। एसेट लाइबिलिटी मिसमैच भी एक प्रॉब्लम है एनबीएफसी का। फिर रोल ओवर रिस्क ऑफ कमर्शियल पेपर्स। यस, दैट इज आल्सो करेक्ट। तो कमर्शियल पेपर का रिस्क वही मान लीजिए आप एसेट लाइबिलिटी, क्योंकि ये कमर्शियल पेपर जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म लोन रेज फंड मतलब रेज करने का इंस्ट्रूमेंट है, बट जो इन्वेस्टमेंट होगा वो तो लॉन्ग टर्म होगा एनबीएफसी का। तो यहाँ पर हमारे जो करेक्ट होगा वो होगा हमारा ऑल ऑफ दी अबव। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। ये कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स लॉन्च बाय द शेड्यूल कमर्शियल बैंक। इंपॉर्टेंट है इस बार यूपीएससी के लिए। तो ये डिजिटल बैंकिंग यूनिट पहले हम देख लेते हैं क्या होता है। तो ये डिजिटल बैंकिंग जो यूनिट होंगे ना, ये ऐसे बैंक ब्रांचेस होंगे जहां पर सारे काम जो होंगे ना वो पेपरलेस होगा, मतलब मशीन लगी होंगी और वो सारी काम करेगी, कोई भी पेपर का काम पेपर वर्क नहीं होगा। इतना ही याद रखो आप। अब हम सॉल्व करते हैं। याद रखना डिजिटल बैंकिंग यूनिट। फर्स्ट कह रहा है इट इज फिक्स्ड पॉइंट बिजनेस यूनिट हब हाउसिंग सर्टेन मिनिमम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके, फॉर डिलीवरिंग डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। यस, ये जो फिक्स पॉइंट बिजनेस होता है या हाउसिंग सर्टेन मिनिमम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड होता है, बहुत कम, जिससे कि बैंकिंग प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड किया जा सकता है। तो इट इज करेक्ट। ओके, सेकेंड कह रहा है इट ऑफर्स बैंकिंग सर्विस इन बोथ सेल्फ सर्विस एंड असिस्टेड मोड। असिस्टेड मोड मतलब वहां मान लो अलेक्सा लगा हुआ है, वो आपको असिस्ट करेगा कि ऐसे ऐसे काम करो मशीन में, जैसे आपको पता ना चले समझ ना पाओ। तो इट इज करेक्ट। सेल्फ सर्विस भी असिस्टेड मोड भी होता है।
फिर थर्ड कह रहा है इट प्रोवाइड सर्विस विदाउट रिक्वायरिंग पेपर। यस, पेपरलेस वर्क के लिए तो डिजिटल बैंकिंग यूनिट आया हुआ है। तो यहाँ पर हमारे जो ऑप्शन ऑल ऑफ दी अबव आर करेक्ट। और एक और आप याद रखना, एक नियो बैंक न्यूज में रहता है। तो नियो बैंक क्या होता है, आपको मतलब ये भी एक डिजिटल बैंक है, बट इसका कोई फिजिकल ब्रांच नहीं होगा, ये इंटायरली ऑनलाइन होगा। बट डिजिटल बैंकिंग यूनिट जो है उसका फिजिकल ब्रांच है, वहां पर मशीन लगी होगी जैसे एटीएम होता है, बट वहां पर कोई पर्सन नहीं होगा जो आपको मतलब पेपर देगा, या फिर पर्सन काम करने के लिए नहीं होगा। आप जाओगे अपना काम करा के, आप खुद अपना काम करोगे और वापस आओगे। तो ये याद रखना। ओके, अब हम देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। मैंने इसमें तो इन्वेस्ट मतलब बॉन्ड भी इसका शेयर खरीद रखा है। ओके, तो देखते हैं रेतीस क्या है। रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट, रियल इस्टेट मतलब हाउसिंग सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहा है। ओके, मोस्टली हाउसिंग सेक्टर होता है रियल इस्टेट। ओके, लैंड या हाउसिंग सेक्टर। तो देखते हैं इसका। तो ये पहली बात याद रखिए, एक म्यूचुअल फंड लाइक है। रियल इस्टेट जो है एक लाइक का म्यूचुअल फंड, सम लाइक सिमिलर टू म्यूचुअल फंड। जो ये फंड है या ट्रस्ट है जो है, मतलब म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि बहुत सारे लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं, फिर ये जाकर किसी शेयर या बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं वो लोग, या किसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो म्यूचुअल फंड होता है। तो ये पब्लिक म्यूचुअल फंड लोग पब्लिक से पैसा उठाकर वो इन्वेस्ट करते हैं वो शेयर बॉन्ड या कंपनी में, फिर जो प्रॉफिट होता है वो इन सब में जितना जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं उसी के रेशियो में बांट दिया जाता है। ओके, तो अब हम देखते हैं इसका, सॉल्व करते हैं। तो दे आर रेगुलेटेड बाय रिस्पेक्टिव रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ एवरी स्टेट। भाई म्यूचुअल फंड बताया मैंने, इट इज लाइक अ म्यूचुअल फंड। और म्यूचुअल फंड तो भाई कोई ऐसे अथॉरिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी दे रहा हो है भी नहीं। और या म्यूचुअल फंड वगैरह किसके द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं इनको पता है, सेबी बाबा के द्वारा। तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। ओके, फिर कह रहा है कि इट विल मेक रियल इस्टेट सेक्टर एक्सेसिबल टू स्मॉल इन्वेस्टर। यस, आप जैसे पहले समझ लीजिए कि ये जब रेट नहीं था तब के बारे में समझ लीजिए कि तब अगर किसी जैसे मुझे इन्वेस्ट करना होता, तो जैसे कि रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करना, तो मुझे मतलब मेरे पास 25-30 लाख रुपए होने चाहिए, तभी तो मैं कोई मतलब घर या किसी बंगला में या किसी कंपनी के मतलब कोई कंपनी हाउस बना रही है या तो वहां पर इन्वेस्ट कर दूं जब मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा होगा। लेकिन अब क्या, जो स्मॉल इन्वेस्टर है वो 10-10 रुपए या 1-1 लाख रुपए भी दिए, तो अगर 10 करोड़ इन्वेस्ट करना है किसी हाउसिंग कंपनीज में, तो वहां पर इन्वेस्ट कर देगा ये जाकर। तो ये मैंने बताया म्यूचुअल फंड की तरह था। तो टू तो ये करेक्ट ही होगा। तो देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, टू। ओके, अब 98 नंबर क्वेश्चन देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग एंजल इन्वेस्टर। 1 मिनट देखता हूँ वीडियो चालू। यस, तो एंजल इन्वेस्टर के बारे में बताना है। तो एंजल इन्वेस्टर आर जनरली इन्वेस्ट दियर ऑन मनी, ये कह रहा है। तो यस, तो पहले हम समझ लेते हैं एंजल इन्वेस्टर होते क्या है। एंजल इन्वेस्टर जो होते हैं ना, वो ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं या ऐसे इंडिविजुअल होते हैं जो अमीर होते हैं, मतलब उनकी कंपनी होती है, तो वो जनरली जो स्टार्टअप होते हैं ना उनको फंड प्रोवाइड कराते हैं। स्टार्टअप वगैरह को ये फंड प्रोवाइड कराते हैं एंजल इन्वेस्टर। तो इतना याद रखो कि जो लार्ज लार्ज रिच इंडिविजुअल या लार्ज कंपनी जो होती है वो स्टार्टअप को जो फंड प्रोवाइड कराती है, जो न्यू कंपनी न्यू बॉर्न कंपनीज को फंड प्रोवाइड कराती है या उनमें इन्वेस्ट करती है, तो उन इन्वेस्टर को एंजल इन्वेस्टर कहते हैं। ओके, तो सॉल्व करते हैं। एंजल कह रहा है एंजल इन्वेस्टर जनरली इन्वेस्ट देयर ऑन मनी, अपना ही पैसा करेंगे भाई, लोन लेकर तो करने नहीं जाएंगे। फिर कह रहा है दे इन्वेस्ट इन स्मॉल स्टार्टअप एंड इंटरप्रेन्योर्स। करेक्ट, मैं तो ये बता ही चुका हूँ। दे प्रोवाइड मोर फेवरेबल टर्म एंड कंडीशन एज कंपेयर टू अदर लेंडर। यस, जैसे बैंक के पास गए तो बैंक हो सकता है कहे कि मुझे मतलब इंटरेस्ट चाहिए हर मंथ 9% भाई तुमसे, क्योंकि तुम पहली बात तो नए नए बिजनेसमैन बने हो, कब फेल हो जाओ पता नहीं, लोन भी मेरा फंस जाएगा, तो वो पहली बात तो लोन ही नहीं देगा।
और अगर देगा तो इंटरेस्ट ज्यादा लेगा। तो ये जो एंजल इन्वेस्टर होते हैं वो अच्छा कंडीशन देते हैं, जैसे वो बताएगा कि तुम्हारी ये कंपनी है भाई, तुम अपना 25% शेयर मुझे दे दो और मैं तुमको 25 करोड़ दे देता हूँ। तो फेवरेबल कंडीशन है, उसे फंड भी मिल गया आराम से और सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट भी मिलता रहेगा। तो दैट आल्सो करेक्ट। फिर कह रहा है एंजल इन्वेस्टमेंट इज रेगुलेटेड बाय सेबी। तो दैट इज आल्सो करेक्ट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का जो भी शेयर बॉन्ड होता है वो सेबी के द्वारा ही रेगुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ओके, और एक बात याद रखना, जो ये एंजल इन्वेस्टमेंट जो होता है ना, ये सेबी रेगुलेट करता है अंडर कैटेगरी 1 ऑफ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। तो ये अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के अंडर सेबी रेगुलेट करता है। इतना अगर याद हो जाए तो कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखते हैं 99। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एंकोर इन्वेस्टर्स। ओके, तो इसके बारे में मतलब ज्यादा नहीं, बस इसका बेसिक समझ लेना। जो एंकोर इन्वेस्टर होते हैं वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं। तो फर्स्ट कह रहा है दे आर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, नहीं इंस्टीट्यूशनल। इंस्टीट्यूशन मतलब कोई इंस्टीट्यूशन होगा, कोई कंपनी होगी, तो वो जब इन्वेस्ट करती है तो एंकोर इन्वेस्टर कहते हैं। ओके, तो ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा। कह रहा है इंडिविजुअल इन्वेस्टर हु इन्वेस्ट इन स्टार्टअप। तो ये जब ये इंडिविजुअल होगा तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है दे आर इंडिविजुअल इन्वेस्टर इन्वेस्टिंग फर्स्ट टाइम इन द स्टॉक मार्केट। भाई ऐसा तो मतलब कोई वही नहीं है कि एंकोर इन्वेस्टर होंगे जो फर्स्ट टाइम, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट, उनको एंकर इन्वेस्टर नहीं कहते। दे आर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, भाई मैंने बता दिया कि हु इन्वेस्ट इन स्टार्टअप एंड अनलिस्टेड कंपनीज। नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर जो स्टार्टअप हुए एंजल इन्वेस्टर होते हैं जो स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पर भी आप एंजल इन्वेस्टमेंट मान सकते हो। तो ये दोनों एंजल इन्वेस्टमेंट को बताते हैं। फिर फोर्थ कह रहा है हमारा, डी कह रहा है कि, डी क्या कह रहा है देखते हैं। अब वही करेक्ट होगा क्योंकि 3 तो इनकरेक्ट हो चुके हैं। तो दे आर इंस्टीट्यूशनल यस इन्वेस्टर्स हु आर इनवाइटेड टू इन्वेस्ट इन जस्ट बिफोर द इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो आईपीओ क्या होता है पहले ये समझ लो। आईपीओ जब कोई भी कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर मार्केट में लाती है तो उसको आईपीओ कहते हैं, और जब वही कंपनी सेकेंड टाइम लाती है तो ये उसको एफपीओ कहते हैं। ओके, दोनों याद रखना। ओके, तो अब हम देखते हैं कि आईपीओ ये क्या होता है। जो ये जैसे कि कंपनी कोई है, अभी वो कभी शेयर तो इशू किया नहीं उन्होंने, तो अब मतलब किसी को ट्रस्ट कैसे होगा उस कंपनी पे कि ये अच्छा रिटर्न देगा। तो ट्रस्ट बनाने के लिए, उसका डिमांड शेयर की बढ़ाने के लिए जो ये एंकोर इन्वेस्टमेंट होते हैं वो आईपीओ को सब्सक्राइब करते हैं लार्ज नंबर में। तो इनसे जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं हमारे और आपके जैसे, वो उनका ट्रस्ट बिल्डअप होता है और उससे वो जो शेयर होता है उसको अच्छे प्राइस और अच्छे इन्वेस्टमेंट भी मिलते हैं। तो ये सब मतलब ऐसे ही माने। तो ये करेक्ट हो जाएगा डी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन। मेरी तबीयत थोड़ा खराब है तो आप मतलब थोड़ा मतलब समझ लीजिएगा, थोड़ा वॉइस में अगर इशू है। 3-4 दिन से दवा लगातार चल रही फिर भी मतलब सही हो रहा है, बट वीडियो बनाना था, ये मेरी मतलब एक पसंद है, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब वगैरह तो मतलब बिल्कुल नहीं आते, बट फिर भी मतलब अच्छा लगता है इसलिए कर रहा हूँ। ओके, फिर कह रहा है 100 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। मैंने बता दिया एंजल इन्वेस्टमेंट फंड जो होता है वो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर आता है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम इसको सॉल्व करते हैं। ये कह रहा है इट इज प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल established in India and regulated by SEBI. Yes, it is correct. जैसे एंजल इन्वेस्टर थे वो भी तो प्राइवेट ही थे ना, तो ये प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल होते हैं। इन्वेस्टमेंट व्हीकल मतलब फंड मान लो आप, व्हीकल मतलब फंड मान लो यहाँ पर। तो प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट फंड स्टेब्लिश इन इंडिया एंड रेगुलेटेड बाय, तो फंड है तो इस सेबी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। सही है। इट कलेक्ट फंड फ्रॉम सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर फ्रॉम इंडिया और फॉरेन। यस, ये मतलब फंड जो होगा
वो स्मॉल इन्वेस्टर से कलेक्ट करेगा। इट इज आल्सो करेक्ट। फिर कह रहा है वेंचर कैपिटल कम अंडर द अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट। तो वेंचर कैपिटल हो गया, एंजल इन्वेस्टर हो गए, दोनों अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के अंडर आते हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ओके ओके। अब देखते हैं which of the following statement are true regarding the क्राउड फंडिंग। ओके, तो क्राउड फंडिंग के बारे में हमको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। क्राउड लेंडिंग तो हमने देख लिया, क्राउड लेंडिंग था पीयर टू पीयर, जो कंपनी थी या लेंडिंग था उसको क्राउड लेंडिंग। अब यहाँ क्राउड फंडिंग कहते हैं। क्राउड फंडिंग मतलब क्या? आप मतलब सोचिए जरा कि क्या हो सकता है क्राउड फंडिंग। मतलब बहुत सारे लोग फंड करेंगे उसमें, वही क्राउड फंडिंग हुआ ना। पूरा पॉपुलेशन उसमें फंड करेगी, मतलब ऑलमोस्ट मेनी पीपल विल बी रिफाइनेंस और सब्सक्राइब दैट फंड। ओके, तो इसी को ध्यान में रखकर सॉल्व करते हैं। इट इज अ मेथड ऑफ फाइनेंसिंग थ्रू द इंटरनेट और सोशल मीडिया। यस, मतलब इट इज करेक्ट। मतलब सोशल मीडिया के थ्रू फाइनेंसिंग कराना उसी को मान लो। जैसे कि कोई फंड है मान लो, जैसे मान लो पीएम केयर फंड, वो भी एक क्राउड फंडिंग ही था ना, क्राउड के द्वारा फंड किया गया। मतलब पॉपुलर इंडियन सिटीजन ने बहुत सारा उसमें डोनेट किया, तो उसको मतलब वैसे क्राउड फंडिंग मान लो। कोई भी फंड जो कि लार्ज नंबर ऑफ सिटीजन्स और या इन्वेस्टर जो होते हैं, या फिर सोशल मीडिया के द्वारा, या फिर ऑनलाइन जो फंड कलेक्ट किया जाता है किसी पर्पस के लिए, उसको क्राउड फंडिंग कहते हैं। सेकंड कह रहा है तो ये तो करेक्ट। स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी आर रेज फ्रॉम लार्ज नंबर। यही क्राउड फंडिंग मतलब क्या? मतलब थोड़ी थोड़ा पैसा सबसे रेज किया जाता है। इट इज आल्सो रेफर्ड एज अ मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस मतलब मार्केट से फंडिंग, मतलब मार्केट लेवल पर फंडिंग इसको इकट्ठा किया जाता है। कोई ऐसा नहीं कि यहाँ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जो है या कंपनी से फंडिंग, नहीं, मार्केट लेवल से। तो इसमें तो मतलब आप तीनों एक बेसिक नॉलेज से, केवल क्राउड के बारे में जान के या फिर लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर के बारे में थोड़ा सा नॉलेज हो तो आप सॉल्व कर सकते थे। ओके, 102 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एक्सचेंज। कह रहा है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ओके, तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड अगेंस्ट आप इसको समझिए म्यूचुअल फंड की तरह। ओके, तो आप ऐसा समझ लीजिए, जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो होगा ना, इसे मान लीजिए कि यहाँ पर ऐसा एक फंड क्रिएट किया गया, यहाँ पर बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करेंगे और इस फंड में लिखा होगा ईटीएफ ऑफ क्या, मान लीजिए पब्लिक सेक्टर बैंक। मतलब यहाँ से जो फंड आएगा इस एक्सचेंज ट्रेड फंड में, वो पब्लिक सेक्टर बैंक में ही इन्वेस्ट होगा। तो ईटीएफ ऑफ, तो यहाँ से लार्ज नंबर ऑफ पीपल सब्सक्राइब करेंगे और ये ईटीएफ जाकर पब्लिक सेक्टर बैंक में इन्वेस्ट कर देगा। और यहाँ पर ये जो मैनेजर होगा इस फंड का, कोई तो रेगुलेट करेगा, कोई तो होल्डर होगा ना, कोई तो देखेगा कहाँ इन्वेस्ट करना है। तो वो कुछ प्रीमियम चार्ज करता है, मान लो 0.1% और कुछ। ओके, तो ये देखते हैं। अब उसी को ध्यान में रख के सॉल्व करते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड आर traded like a stock and can be bought and sold in throughout the day। तो यस, इट इज करेक्ट। तो ये स्टॉक की तरह, जैसे स्टॉक का बाइंग सेलिंग होता है, वैसे इसका भी बाइंग सेलिंग एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का होता है। ओके, तो ये करेक्ट है। ओके, तो और सेकंड कह रहा है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कैन बी यूज एज अ व्हीकल फॉर डिसइन्वेस्टमेंट। ये सभी मतलब यही लिए तो न्यूज में था। ये गवर्नमेंट जो है ना, वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्रिएट की है किसका, मतलब बहुत सारे। पहले यहाँ पर मतलब फंड लिया जाएगा और इनको एक मतलब मान लो कोई कोई डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दिया जाएगा इन्वेस्टर को कि हाँ तुमने इस एक्सचेंज ट्रेड फंड को खरीदा हुआ है सिक्योरिटी के लिए। और ये बहुत सारे जितने भी पीएसयूज हैं उनका शेयर यहाँ पर रख दिया गया और इनका एक वैल्यू निकाल लिया गया, मीडियम वैल्यू। तो फिर अब ये कहेंगे कि ये जो इन्वेस्टर का पैसा है वो हम इन पीएसयू में इन्वेस्ट करेंगे। तो इनडायरेक्टली ये तो मतलब डिस इन्वेस्टमेंट में ही तो हुआ, क्योंकि पीएसयू का शेयर बेचा जा रहा है पॉपुलेशन को या फिर लार्ज नंबर इन्वेस्टर को। तो यस, इट कैन बी यूज एज अ व्हीकल फॉर द डिस इन्वेस्टमेंट। फिर कह रहा है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स
जो है ऑफर्स द 1 मिनट, देयर इज एन इशू प्लीज।